दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 21 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। सबसे पहले सुनिए सुर्खियां। क्या अब स्पेस बनेगा जंग का अगला मैदान? अमेरिका ने बनाई स्पेस फोर्स, ईरान ने भी कर दिया ऐलान। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हमला, ईरानी निज़ाम को गिराने के लिए अमेरिका ने उठा लिया अब तक का सबसे बड़ा कदम। अमेरिका ने बदल डाला हिज़्बुल्लाह का पूरा रिकॉर्ड। लेबनानी रेजिस्टेंस की शनाख्त बदलकर आखिर क्या करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नाजायज यहूदी बस्तियों पर यूरोप हुआ सख्त तो इसराइल ने दिखा दिया ठेंगा। क्या फलस्तीनी रियासत के ख्वाब पर पड़ गया आखिरी हथौड़ा? फलस्तीनियों की जायदाद हड़पने वाले उग्रवादी सेटलर्स को अमेरिका की सीधी वार्निंग। अपने ही शहरियों की जमीन बचाने पर उतरा सुपर पावर। और तुर्की को इसराइल ने दे डाली खुली और सीधी धमकी। कहा, सीरिया से दूर रहो वरना तुम्हारा भी ईरान बना देंगे। शुरुआत करते हैं शो की। अमेरिका ने स्पेस के लिए फोर्सेस तैयार कर ली हैं और अब वो आउटर स्पेस को जंग के एक नए मैदान में बदलने पर तुला हुआ है। दोस्तों, ये बहुत ही अलग किस्म का दावा ईरान ने किया है, जो ये बताता है कि अमेरिका फ्यूचर में आसमान से नहीं बल्कि स्पेस से हमले करके जंग लड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ रही है और इसी दौरान ये बयान आया है और इसमें ईरान ने अपनी तैयारी और अपना यूं कहिए कि अपना फिर प्लान भी बता दिया है। ईरान ने अमेरिका की स्पेस पॉलिसीज़ और उसके खतरनाक इरादों को लेकर पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी वार्निंग जारी की है। जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर में ईरान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अली बहरीनी ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि आउटर स्पेस में मिलिट्री और स्ट्रेटजिक दबदबा बनाने की अमरीकी कोशिशें हथियारों की एक नई जंग यानी आर्म्स रेस को भड़का रही हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट में ईरान के एम्बेसडर अली बहरीनी ने बोलते हुए अमरीका की इन चालों से पैदा होने वाले संगीन खतरों को दुनिया के सामने रखा। 20 अगस्त की रात उन्होंने कहा कि स्पेस पर अपना एक तरफा कंट्रोल जमाने की अमरीकी जिद उस बुनियादी मकसद को पूरी तरह ख़त्म कर रही है जिसके तहत आउटर स्पेस को हमेशा पुरअमन और इंसानी भलाई के लिए महफूज रखा जाना तय हुआ था। ईरानी नुमाइंदे ने ख़ास तौर पर अमेरिका की ऑफेंसिव स्पेस ताकत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका ने बाकायदा स्पेस फोर्सेस तैयार कर ली हैं और अब वो आउटर स्पेस को जंग के नए मैदान में बदलने पर तुला हुआ है। अली बहरीनी ने दो टूक कहा कि अमेरिका के ये एक तरफा कदम दूसरे मुल्कों को भी स्पेस में अपने डिफेंस के लिए नए हथियार और तोड़ तैयार करने पर मजबूर कर देंगे, जिसका सीधा नतीजा ये निकलेगा कि पूरी दुनिया स्पेस में हथियारों की एक बेहद खौफनाक और बेकाबू रेस में फंस जाएगी, जो पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। यानी ईरान भी इशारा दे रहा है कि मजबूरी में ही सही, लेकिन उसे भी अमेरिका से मुकाबला करने के लिए मिसाइलों से आगे जाना पड़ेगा और अब से कुछ सालों के अंदर ही सही, लेकिन स्पेस के लिए ईरान को भी फोर्स तैयार करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये खबर बेहद सीरियस थी क्योंकि तबाही के सीन अब ज़मीनी सरहदों, समंदर और हवाई हमलों से आगे निकलकर स्पेस के बड़े पर्दे पर फिट होते नज़र आ रहे हैं। दूसरी खबर सुनिए। अमेरिका ने ईरान की हुकूमत को पूरी तरह गिराने के लिए दुनिया की तारीख की सबसे सख्त पाबंदियां लगाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक बयान अमेरिका की तरफ से आया है, जो ये बताता है कि अमेरिका अब सीधे तौर पर ईरान की इकॉनमी का दम घोंटकर वहाँ की हुकूमत का, वहाँ के निज़ाम का ख़ात्मा करना चाहता है। अमेरिका जो मिलिट्री के ज़ोर पर नहीं कर पाया, वो पैसे के ज़ोर पर करना चाहता है, लेकिन ईरान मुझे मालूम है झुकेगा नहीं। अमरीकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने CNBC से बात करते हुए कहा कि वाशिंगटन यानी अमेरिका ईरान पर ऐसी पाबंदियां लगाने जा रहा है जो तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई, यानी ऐतिहासिक। बेसेंट ने साफ लफ्ज़ों में कहा, ये ईरान पर दोहरा वार होगा। एक तरफ उसकी नाकेबंदी और दूसरी तरफ से सबसे सख्त पाबंदियां, जिनका सीधा मकसद ईरानी रिजीम को गिरा देना है। मुंह से कह रहा है वो। अमरीकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने चीन समेत पूरी दुनिया को खुली धमकी देते हुए कहा है कि जो भी मुल्क ईरान के साथ कारोबार जारी रखेगा उसे भी अमरीकी पाबंदियों की भारी मार झेलनी पड़ेगी। कल ट्रंप ने भी यही बयान दिया था, आज मैं नया बयान बता रहा हूँ। बेसेंट ने दो टूक अंदाज में कहा कि या तो
آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ اس نے صاف وارننگ دی کہ اگر کسی نے بھی ایران سے تیل خریدا، پیسے کا لین دین کیا یا سمندری جہازوں سے ٹرانسپورٹیشن جاری رکھا تو امریکی حکومت اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ اپنی پوری طاقت سے اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ بیسنٹ نے اس امریکی چال کو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور کوارڈینیٹڈ اکنامک ناکہ بندی بتایا ہے۔ ادھر دوسری طرف ایران کی فارن منسٹری نے امریکہ کی ان دھمکیوں کی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے اور ان نئے قدموں کو پوری طرح سے غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیا ہے۔ ایران جب ظالمانہ قدم کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایران کے خلاف کچھ سخت ایکشن ہوا ہے۔ یعنی امریکہ اب دنیا کے تمام ملکوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ میں سے کسی ایک کو چن لیں، ورنہ سیدھی دشمنی بھگتنے کو تیار رہیں۔ صحیح بات ہے، دادا گیری ایسے ہی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ خبر واقعی بہت سنگین ہے، کیونکہ امریکہ کی ایک کھلی ضد آنے والے دنوں میں گلوبل ٹریڈ اور مڈل ایسٹ کو ایک بہت بڑے اکنامک ٹکراؤ کی آگ میں جھونک سکتی ہے۔ جو خبریں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ان کا اثر آج ہو سکتا ہے ان کا اثر اگلے 7 دن میں ہو، 1 مہینے میں ہو، 1 سال میں ہو یا اس سے آگے ہو۔ بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ نے حزب اللہ کی پہچان کو لے کر اپنے سرکاری ریکارڈ میں ایک بہت بڑا اور بہت اہم بدلاؤ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا فیصلہ ہے جو یہ صاف کرتا ہے کہ امریکہ اب حزب اللہ کو لبنان کا آزاد ریزسٹنس گروپ نہیں بلکہ سیدھے طور پر ایران کا ایک ہتھیار یعنی پراکسی مانتا ہے۔ یعنی امریکہ ایک ٹھپا لگانا چاہ رہا ہے جس میں لبنان کے حزب اللہ کو باہری بتا سکے۔ امریکہ نے لبنانی حزب اللہ سے جڑی اپنی پابندیوں کے ریکارڈ میں باقاعدہ ترمیم یعنی بدلاؤ کر دیا ہے۔ امریکہ کے مطابق پرانی ڈیفینیشن میں حزب اللہ کو جس طرح ایک الگ تھلگ یا آزاد سنگٹھن یا آرگنائزیشن سمجھا جاتا تھا، وہ اب پوری طرح بدل دیا گیا ہے۔ امریکی ایگزیکیوٹیو آرڈر 13224 میں اب صاف لفظوں میں درج کر دیا گیا ہے کہ حزب اللہ پر یہ پابندیاں اس لیے لگائی گئی ہیں کیونکہ وہ ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈز کارپس یعنی IRGC کی قدس فورس کے لیے اور اس کے اشاروں پر کام کرتا ہے۔ یعنی امریکہ نے اب پوری دنیا کے سامنے یہ قانونی مہر لگا دی ہے کہ حزب اللہ کا ہر ایکشن سیدھے طور پر ایران اور ایرانی فوج کی کمان سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی حزب اللہ کے لبنانی ہونے کی پہچان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لبنان کے حق میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ دوستو، یہ خبر بے حد اہم ہے کیونکہ اس قانونی بدلاؤ کے ذریعے امریکہ اب حزب اللہ کے بہانے سیدھے ایران کو گھیرنے اور اس کے خلاف آنے والے دنوں میں اور بڑے ایکشن کی زمین تیار کر رہا ہے۔ جو خبریں آج پڑھی جا رہی ہیں ان کا اثر بعد میں ہوگا، ایک شروعات کی جا رہی ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یورپی یونین کی سخت پابندیوں کی وارننگز کو درکنار کرتے ہوئے اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر اب تک کے سب سے خطرناک سیٹلمنٹ پروجیکٹ E1 پر کام آگے بڑھا دیا ہے۔ دوستو، یہ اسرائیل کی طرف سے اٹھایا گیا ایک ایسا قدم ہے جس کا سیدھا مقصد فیوچر میں بننے والی آزاد فلسطینی ریاست کے پورے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ بروسلز سے خبریں آئی ہیں کہ یورپی یونین اسرائیل کے خلاف کامرس، سیکیورٹی اور اکیڈمک شعبوں میں بڑے پیمانے پر پابندیاں لگانے کی پوری تیاری میں ہے، لیکن اسرائیل نے تمام یورپی ملکوں کی مذمت اور وارننگز کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اس غیر قانونی پروجیکٹ کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں۔ اسرائیلی ہاؤسنگ منسٹری نے مقبوضہ ویسٹ بینک میں یروشلم کے مشرق اور غیر قانونی سیٹلمنٹ مالے ادومیم کے بیچ E1 علاقے میں 1234 گھروں کی تعمیر کے لیے بونیاں منگوائی ہیں، جبکہ اس پورے پلان میں تقریباً 3400 گھر بنائے جانے ہیں۔ 3400 ہیومن رائٹس گروپس اور دنیا بھر کی حکومتیں برسوں سے یہ بات صاف کرتی آئی ہیں کہ اگر E1 پر اسرائیلی قبضہ اور تعمیرات ہو گئی تو یہ مقبوضہ ویسٹ بینک کو مقبوضہ یروشلم سے پوری طرح کاٹ دے گا اور ویسٹ بینک کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، جس سے ایک جڑے ہوئے آزاد فلسطینی ملک کا بننا زمینی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ اسرائیل کا فائنانس منسٹر بیزل اسموٹرچ، جو اس پلان کی پرزور حمایت کرتا ہے، اس نے بھی صاف لفظوں میں کہا ہے کہ پروجیکٹ کا مقصد ہی فلسطینی ریاست کی امیدوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے۔ یعنی اسرائیل نے اب صاف کر دیا ہے کہ اسے ویسٹرن ملکوں اور یورپی یونین کی کسی بھی پابندیوں یا وارننگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو، یہ خبر واقعی بے حد سنگین ہے کیونکہ اسرائیلی حکومت کی ایک کھلی ضد 2 اسٹیٹ سولوشن کی بچی کھچی امیدوں کا بھی پوری طرح جنازہ نکال رہے ہیں۔ لیکن اس خبر میں سب سے اہم بات جو اب تک نہیں کہی وہ کہہ دیتا ہوں۔ E1 پروجیکٹ کا مقصد
वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमानों को मस्जिद अल-अक्सा से बिल्कुल अलग थलग कर देना है। और फिर मस्जिद अल-अक्सा का क्या करना है वो आप इन नफरती लोगों के मकसद से जानते ही हैं, आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं आगे। इसराइल में मौजूद अमरीकी एम्बेसडर ने मकबूजा वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों की ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़ा करने वाले इसराइल के नाजायज़ सेटलर्स को दो टूक अल्टीमेटम दे दिया है। ख़ुद इन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है, इन सेटलर्स को उग्रवादी भी कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। खैर दोस्तों, अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकाबी ने 20 अगस्त को बाइबल का हवाला देते हुए साफ कह दिया कि चोरी मत करो, जो ये दिखाता है कि फ़लस्तीनी अमरीकियों की जायदाद छीनने वाले एक्सट्रीमिस्ट इसराइली सेटलर्स अब सीधे अमेरिका के निशाने पर आ चुके हैं। किसके लिए? फ़लस्तीनी अमरीकियों के लिए। इसराइल में अमरीकी एम्बेसडर माइक हकाबी ने वेस्ट बैंक में मौजूद एक्सट्रीमिस्ट इसराइली सेटलर्स, इंतहा पसंद इसराइली सेटलर्स को वार्निंग दी है कि वो फ़लस्तीनी अमरीकियों की जायदाद या ज़मीन हड़पने की हिम्मत ना करें। हकाबी ने साफ कहा कि वेस्ट बैंक के कुसरा गांव में जिन सेटलर्स ने घरों का घेराव किया था, जिनमें एक घर अमरीकी शहरी का भी था, उन तमाम शामिल सेटलर्स पर अमेरिका की तरफ से सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अमरीकी एम्बेसडर को ये बयान ऐसे वक्त में देना पड़ गया, या ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वेस्टर्न मुल्कों के एक बड़े ग्रुप ने वेस्ट बैंक के विवादित E1 इलाके में इसराइल के नए सेटलमेंट प्रोजेक्ट की पुरजोर मजम्मत की है। वेस्टर्न मुल्कों ने तामीराती कंपनियों को भी साफ वार्निंग दी है कि E1 प्रोजेक्ट के टेंडर्स में हिस्सा लेना इंटरनेशनल कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी होगा। यानी अमेरिका अब अपने ही शहरियों की जायदादों पर इसराइली सेटलर्स के डाके से इतना तंग आ चुका है कि उसे खुलेआम इसराइली आबादकारों यानी सेटलर्स को पाबंदियों की धमकी देनी पड़ रही है। दोस्तों, अब तक इसराइली सेटलर्स की हर ज्यादती पर आंखें मूंदने वाला अमेरिका अब खुद अपने शहरियों, अपने नागरिकों की हिफाजत के नाम पर सेटलर्स के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर होता नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ अपने शहरियों के लिए। ये वो फ़लस्तीनी अमरीकी हैं जो फ़लस्तीनी अरब मुसलमान भी हैं, लेकिन जिनके पास दूसरी सिटीज़नशिप अमेरिका की है, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि उनकी ज़मीनों की तरफ देख मत लेना। यानी जो प्योर तौर पर सिर्फ फ़लस्तीनी है, उनकी ज़मीनों पर सेटलर्स कब्ज़ा कर सकते हैं, क्योंकि अमरीकी फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा हो गया तो सेनेट में जवाब देना पड़ेगा। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। और वो फ़लस्तीनी कोई कसूरवार नहीं है, अपनी हिफाजत, अपनी फैमिली की दिफा के लिए उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ली, वहाँ रहे, इसी बहाने वो कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं फ़लस्तीन की। आगे बढ़ते हैं। इसराइल तुर्की से कह रहा है ईरान की तरफ देख लो। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर, उसने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि सीरिया से दूर रहो, वरना तुम्हारा अंजाम भी ईरान जैसा ही होगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा और खुला चैलेंज इसराइल की तरफ से सामने आया है, जो ये बताता है कि इसराइल अब तुर्की को भी सीधे तौर पर जंग में घसीटने और उस पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की को सीरिया के अंदर बेहद ख़तरनाक हालात और तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। काट्स का ये बयान सामने आया है तब जब इसराइल ने इसी हफ्ते सीरिया के अबू अल ज़ुहूर एयरबेस पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इसराइल ने दावा किया था कि इस एयरबेस पर तुर्की की फ़ौज अपनी तैनाती करने जा रही, तो तुम्हारी क्यों हवा निकल रही है? करने दो। काट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसराइल किसी को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनने की इजाज़त नहीं देगा, और इजाज़त नहीं देगा सिक्योरिटी के लिए, वो कहता है जिसे बहुत डर लगता है। यानी इसराइल अब सीरिया के बहाने तुर्की की फ़ौजी मौजूदगी को भी उसी तरह निशाना बनाने की खुली धमकियां दे रहा है जैसे वो ईरान और उसके साथियों को टारगेट करता रहा है। दोस्तों, ये खबर कोई आम खबर नहीं है, संगीन है, क्योंकि इसराइल और तुर्की के बीच बढ़ता ये सीधा तनाव मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़ी और बेकाबू जंग की आग में झोंक सकता है। ये फ्यूचर में होगा, लिख लीजिए। एर्दोगान के दौर में नहीं तो इसके बाद किसी के दौर में तुर्की और इसराइल की जंग होगी, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में रोड़ा जो सबसे बड़े हैं वो वही हैं जिनके पास पावर है, एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।